नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, बात यूपी के बजट सत्र चल रहा है, उसी से शुरू की जाती है। बजट सत्र में बाकी जो कुछ हो रहा है बजट पे चर्चा होगी। उसके साथ एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पल्लवी पटेल कुछ महिला विधायकों के साथ हैं और उसमें ज़्यादातर विधायक भाजपा की हैं। और पल्लवी पटेल को लेकर यह था यूजीसी के दौरान उनके साथ पुलिस ने किस तरह से थोड़ा ज़बरदस्ती की। फिर अखिलेश यादव ने तंज में कहा कि अगर जो भाजपा के पास जाएगा उसका यही हाल होगा। तो इसको किस तरह से डिकोड करेंगे? मतलब ये कोई बहुत फैक्ट जैसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में चीज़ें डिकोड तो करनी ही पड़ती हैं। देखिए, पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से यूपी में खड़ी हैं। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। दोनों बहनें बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी करीब आते हुए पल्लवी पटेल कई मोर्चों पर, कई मौकों पर दिखी हैं। अब नया प्रसंग उनके साथ ये शुरू हुआ कि उन्होंने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया यूजीसी के जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उसको लागू करने के लिए। तब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए काफ़ी खींचातानी उनसे हुई। अखिलेश यादव जब बजट पे बोल रहे थे लखनऊ में, अपना रिएक्शन दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी एक विधायक है पल्लवी पटेल, उनके साथ पुलिस ने इस तरीके से व्यवहार किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा का चरित्र है और भाजपा के पास जो भाजपा के करीब जाता है, यानी कि अखिलेश यादव ने अपने ही विधायक के बारे में ये मान लिया है कि उनकी एक विधायक पल्लवी पटेल, जो कि कौशाम्बी की सिराथू से सपा के सिंबल पे जीती हैं, वो भाजपा के पास है। अधिकृत तौर पर अभी भी वो पार्टी की विधायक है, कोई बिल्कुल पार्टी की विधायक है। और मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा डेंट लगा समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में, जब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें से 3 विधायकों को तो अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया, अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह। लेकिन बाकी 4 लोगों को उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। पल्लवी पटेल के बारे में इतना सब कुछ कहते हुए कि जो भाजपा के पास जाएगा, फिर भी वो उनके खिलाफ नोटिस जारी करना या उन्हें पार्टी से निष्कासित करना, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन उसके पीछे की वजह ये भी तो है कि ओबीसी को जोड़ने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, तो उनका अलगाव कैसे बर्दाश्त किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच एक गहरी खाई अब बिल्कुल धरातल पे दिख रही है। इसमें कोई दो राय। दोनों की राजनीति थोड़ा सा समानांतर ये लग रही है अब। हालांकि लेकिन पल्लवी को लेके मनीष तरह तरह की बातें रहती हैं कि वो नसीमुद्दीन, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी मोर्चा बना सकती हैं। देखिए, उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो अपनी बहन की तरह ही अपनी एक पार्टी ऐसी खड़ा करना चाहती हैं जिसमें उनके पास 2-4 विधायक सांसद हों और वो प्रेशर ग्रुप जैसी राजनीति कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा करना तो चाहती है, लेकिन खुद सपा के सिंबल पे विधायक है। ऐसा करने के लिए आपको अपना पूरा पीछे की हिस्ट्री जो है ना, वो साफ करनी पड़ेगी। तो अब 2027 के इलेक्शन में क्या होता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को तो सिंबल देंगे, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों साथ में लड़ेंगे या सिंबल देंगे, इस पर संशय है ही है। लेकिन पल्लवी पटेल कोशिश कर रही हैं और उस कोशिश में वो किस्म किस्म की धाराओं में हाथ पैर मार रही हैं। और जो जी एक फोटो की बात कर ले, जो फोटो सबके सामने आई है विधानसभा के अंदर, वैसे तो विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ खड़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल उन विधायकों के साथ खड़ी हैं जिसमें अपना दल सोनेलाल और भाजपा की सभी विधायक हैं। डॉक्टर सुरभि फर्रुखाबाद के कायमगंज से विधायक हैं, अपना दल एस के टिकट पे उनके साथ खड़ी हैं। उसमें हाथरस से भाजपा की विधायक अंजुला माहौर दिख रही हैं, अन्य भी महिला विधायक दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि पल्लवी पटेल भाजपा के पास है, और पल्लवी ने फोटो खिंचा के ये बता ही दिया कि वो भाजपा के साथ है। तो वो अपनी राजनीति फोटो तो खैर है ही है, लेकिन पल्लवी की राजनीति भी जो है इसी बहाने व्याख्यायित हो रही है। दूसरी खबर पर आते हैं मनीष। लैम्बोर्गिनी मामला जो कानपुर का है, कई दिनों से चर्चा में है। 4-5 लोगों को लैम्बोर्गिनी गाड़ी से रौंद दिया गया था। कानपुर के एक व्यवसायी के बेटे उसे चला रहे थे, वो गिरफ्तार हो गए हैं काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम के बाद। 2-4 दिनों के पुलिस ने उनको आर्य नगर के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हुआ ये था कि पुलिस कमिश्नर और व्यवसायी आमने सामने आ गए थे और पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि नहीं, उनके बेटे ही गाड़ी चला रहे थे, वही पकड़े जाएंगे। तो इस पर व्यवसायी ने कहा था कि नहीं, पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, कल एक घटनाक्रम हुआ था, एक ड्राइवर साहब
कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी और ये कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हाँ। क्योंकि कहा था कि पुलिस ने तो आपको इसमें कोई आरोपी ही नहीं, आप पुलिस जांच में है तो इसमें बिल्कुल। कोई औचित्य नहीं। तो इसमें देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है ये पहले और गिरफ्तारी हो गई होती तो इतना विवाद न बढ़ा होता और पुलिस पर इतने सवाल न उठे होते। तो हाँ, पुलिस के ऊपर जो सवाल उठे हैं उसको मिटाने के क्रम में और अनुराग उस क्रम में और कुछ हाँ। मुख्यमंत्री के कहने के बाद थोड़ा सा, लेकिन यदि इन सब चीजों को आप पीछे कर दीजिए, हटा दीजिए, तो भी प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीजर तो यही कहता है ना कि एक आरोपी को अरेस्ट किया जाए। सही बात है। और जिस आरोपी के बारे में पता है कि वो कहाँ है, उसको पुलिस ना अरेस्ट करे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है। और एक ऐसे मामले में जहां एक गाड़ी रौंद देती है, उसके हजारों प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, जाहिर सी बात, सैकड़ों लोग देखते हैं। तो ये बहुत अब बड़ी पुलिस की सुन लीजिए, अभी तो पुलिस ने पकड़ लिया है, वो अपनी पीठ ठोक रही है, लेकिन इस मामले में जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी वो अज्ञात में दर्ज की गई थी। हाँ, ये भी मतलब एक रहस्य ही है कि जो हजारों लोगों के सामने हुए एक्सीडेंट। अब देखना यह है कि कानपुर पुलिस के ऊपर इसमें अभी दाग लगे हैं, कितनों को धो पाती कई सारी बातें मनीष जी देखने वाली हैं इसमें। एक ये भी कोशिश चल रही है कि जो तौसीफ, जिनकी तरफ से प्राथमिक शिकायत पत्र दिया गया था, ये बात आई थी कि तौसीफ ने कहा मामला वापस लेने की बात। हालांकि पुलिस ने अभी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ये तो सब कोर्ट कचहरी में जाके मामला कहा जाएगा, वो कोर्ट में जो होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिवम पकड़ गए हैं, उनको पेश भी कर दिया गया है। शायद अभी जिन भी धाराएं हों उन पर हिसाब से उनको जुडिशियल कस्टडी है इसमें भेज दिया जाए। लखनऊ में लव जिहाद का एक मामला, आज गोमती नगर में कुछ महिलाएं पहुंची हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कैफे में और कुछ नौकरी लगवाने के बहाने उनका शोषण और धर्म परिवर्तन जैसी बात है। लखनऊ में देखिए, लव जिहाद के ज़्यादा मामले सामने पहले नहीं सुनने में आया करते थे, लेकिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के बीच लव जिहाद का मामला सामने आया। उसकी जांच चल रही है, आरोपी की गिरफ्तारी हुई। अब जो लखनऊ के गोमती नगर थाने में लव जिहाद का मामला दर्ज किया गया अनुराग, इसमें कई शहरों की महिलाएं हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें अलग अलग वर्क प्लेस पे बुला के अपनी पहचान छुपा के और उनको काम का लालच दिया गया। उसके बाद उनका यौन शोषण भी किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी डाला गया। तो उसमें कई शहरों की महिलाएं हैं जिन्होंने गोमती नगर थाने में, इसमें कुछ जो हिंदूवादी संगठन है उनकी सरपरस्ती में ये सारी महिलाएं पहुंची थी और इसमें मामला दर्ज किया गया है। छांगुर बाबा से भी कह रहे हैं कि कुछ इसका उनके से कनेक्शन। देखिए, इस तरीके के मामले जो भी सामने आते हैं तो जो हिट लिस्ट में लोग होते हैं उनके नाम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाते हैं। हाँ, केवल आरोप प्रत्यारोप के बजाय थोड़ा सा सियासत और इधर उधर की बातें भी होने ही लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर पर आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री 22 फरवरी को शायद एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएं, इस बारे में संकेत मिल रहे हैं। मेरठ और दिल्ली के बीच रैपिड ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, हालांकि वो कुछ बीच के स्टेशनों में चालू हालात में है, लेकिन अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सराय काली खां से मेरठ के मोदीपुरम तक रैपिड ट्रेन जाएगी और इससे दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी और अच्छी होगी। और मेरठ शहर में भी जो मेट्रो चलेगी, वो लाइन एक ही है दोनों की, बिल्कुल उसी पर रैपिड दौड़नी है। नमो भारत रैपिड का नाम है और मेरठ मेट्रो तो कहा ही जाएगा उसे। इसको 22 फरवरी को एक मोहिद्दीनपुर, जिसको अभी स्टेशन के तौर पर मेरठ बेस्ट कहते हैं, वहाँ एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा ये तो आगे सामने आएगा, लेकिन इससे मेरठ की कनेक्टिविटी को लेकर मनीष जी, इधर दो अभी अगर गाजियाबाद और नोएडा को छोड़ दिया जाए तो मेरठ सबसे नज़दीकी शहर है दिल्ली का। मेरठ एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। और ये जब मनमोहन सरकार मतलब अपने अंतिम चरण में थी तब ये प्रस्ताव पास हुआ था, और फिर वो जब 2-3 साल में बन गया तो रैली करके बाकायदा उसका किया गया था। और अब ये फिर एक मौका और देखिए, पश्चिमी यूपी पर फोकस सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। और पश्चिमी यूपी में ये दूसरा बड़ा उद्घाटन होगा। 22 फरवरी को पीएम मोदी मेरठ में आएंगे। प्रस्तावित है आना उनका, अभी फाइनल शेड्यूल नहीं हुआ है। लगभग तारीख तो यही रहेगी। बिल्कुल। और फरवरी के महीने में ही वो नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। 2 बड़ी सौगातें मिल जाएंगी। और ये इसका खैर जो राजनीतिक इशारा जो आप कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ये जरूर है कि मेरठ और दिल्ली के बीच अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद भी बहुत बढ़िया हो गया था। सराय काले खां ही वो निकलता है, आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंच सकते थे। और अभी रैपिड भी आपको 35-40 मिनट। दिल्ली के मोमो खाने हो तो आप जाइए और खा के आ जाइए। और मेरठ दिल्ली के बीच हजारों लोग आवागमन करते हैं, उनको बहुत सहूलियत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और खबर है, वहाँ एक बदमाश मारा गया है। इनका नाम अमजद था और 40 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे थे। पुलिस इनको ढूंढ रही थी बहुत दिन से, और जब पुलिस इनको
ढूंढते हुए पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई और जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और एनकाउंटर में ये मारे गए। अब इनके ये किस किस्म के कितने बड़े अपराधी थे इसके लिए एक केस बता देता हूँ। राजस्थान के चूरू में इन्होंने मुथूट फाइनेंस से 5 किलो सोना लूट की घटना मतलब मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस की बड़ी कंपनी है। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत दुस्साहस का ही काम था। तो एनकाउंटर के दौरान पुलिस के भी 2 लोग घायल हुए हैं, उसमें एक दरोगा को गोलियां लगी हैं। एसपी देहात भी इस पूरी टीम में शामिल थे। और ये पश्चिमी यूपी और दिल्ली से लगे हुए इलाके के मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन में दूसरे 50,000 के इनामिया दूसरा 50,000 की मुठभेड़ में डेथ हुई है। इसके पहले बैसला को पुलिस ने मार गिराया था, वो भी 50,000 का इनामिया था जिसपे 90 मुकदमे। इसमें एक बात मनीष जी ये है ना कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है कि आप मुजफ्फरनगर से शामली होते हुए कैराना निकल के हरियाणा निकल जाइए, बिल्कुल दिल्ली निकल जाइए, तो वो एक ऐसे एरिया में अपराधियों को लाभ इधर से उधर होने में, तो इस तरह के जो बड़े हार्डकोर अपराधी हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। तो ये हार्डकोर अपराधी थे जो मारे गए। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।